द नाइटिंगेल। जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि आप जानते ही होंगे कि चीन में सम्राट एक चीनी है और उसके सभी दरबारी भी चीनी हैं। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो कई साल पहले की है, लेकिन इसे सुनना आपके लिए फायदेमंद होगा, इससे पहले कि इसे भुला दिया जाए। सम्राट का महल दुनिया में सबसे शानदार था। सभी अमूल्य चीनी मिट्टी से बने थे, लेकिन इतने भंगुर और नाजुक थे कि आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि आप इसे कैसे छूते हैं। बगीचे में सबसे सुंदर फूल थे, और उनमें से सबसे प्यारे पर चांदी की घंटियां बंधी हुई थीं जो झंझनाती थीं, ताकि अगर आप गुजरें तो आप फूलों को देखे बिना न रह सकें। सम्राट के बगीचे में हर चीज को प्रभावशाली ढंग से व्यवस्थित किया गया था, और बगीचा इतना बड़ा था कि खुद माली को भी नहीं पता था कि यह कहाँ समाप्त होता है। यदि आप कभी इसके आगे जाते तो आप एक शानदार जंगल में आते, जिसमें बड़े पेड़ और गहरी झीलें थीं। जंगल समुद्र की ओर ढलान पर था, जो साफ नीला था। पेड़ों की शाखाओं के नीचे बड़े जहाज चल सकते थे, और इन पेड़ों में एक बुलबुल रहती थी। वह इतना सुंदर गाती थी कि गरीब मछुआरा भी, जिसके पास बहुत काम था, रात में जब वह अपना जाल डालने आता तो खड़ा होकर सुनता था। ये कितना सुंदर है, उसने कहा, लेकिन उसे अपने काम पर ध्यान देना था, और वह पक्षी के बारे में भूल गया। लेकिन जब अगली रात उसने गाना गाया और मछुआरा फिर वहां आया, तो उसने वही बात कही, ये कितना सुंदर है। सम्राट के शहर में हर जगह से यात्री आते थे, जो महल और बगीचे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। लेकिन जब उन्होंने बुलबुल की आवाज सुनी तो वे सब बोले, ये तो सबसे बढ़िया चीज है। यात्रियों ने घर जाकर इस बारे में सब कुछ बताया और विद्वानों ने शहर, महल और बगीचे पर कई किताबें लिखीं। लेकिन वे बुलबुल को नहीं भूले, उसकी सबसे अधिक प्रशंसा की गई और सभी कवियों ने गहरे समुद्र के किनारे जंगल में बुलबुल पर शानदार कविताएं लिखीं। किताबें पूरी दुनिया में वितरित की गईं और उनमें से कुछ सम्राट तक भी पहुंचीं। वह अपनी सुनहरी कुर्सी पर बैठा और पढ़ता रहा। वो हर पल अपना सिर हिलाता रहा, क्योंकि उसे शहर, महल और बगीचे के शानदार विवरण पढ़ना पसंद था। उसने लिखा हुआ देखा, लेकिन कोकिला सभी से बेहतर है। वह क्या है? सम्राट ने कहा, मुझे बुलबुल के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या मेरे साम्राज्य में ऐसा कोई पक्षी है, और मेरे बगीचे के इतने नज़दीक? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। पहली बार किसी किताब में इसके बारे में पढ़ना अच्छा लगा, और उसने अपने प्रथम प्रभु को अपने पास बुलाया। वह इतना घमंडी था कि अगर कोई उससे कम रैंक का व्यक्ति उससे बात करने या उससे कुछ पूछने की हिम्मत करता, तो वह सिर्फ पी कहता और इसका कोई मतलब नहीं होता। सम्राट ने कहा, यहाँ एक बहुत ही अद्भुत पक्षी है जिसे बुलबुल कहते हैं। वे कहते हैं कि यह मेरे राज्य की सबसे शानदार चीज है। इसके बारे में किसी ने मुझसे कभी कुछ क्यों नहीं कहा? मैंने पहले कभी इसका उल्लेख नहीं सुना है। प्रथम लॉर्ड ने कहा, मैं इसकी खोज करूंगा और इसे पालूंगा। लेकिन ये कहाँ मिलेगा? प्रथम लॉर्ड सीढ़ियों से ऊपर नीचे, हॉल और गलियारों से होते हुए भागे, लेकिन जिन लोगों से वे मिले उनमें से किसी ने भी नाइटिंगेल के बारे में कभी नहीं सुना था। और प्रथम लॉर्ड फिर से सम्राट के पास भागे और उनसे कहा कि यह उन लोगों की कल्पना होगी जिन्होंने किताबें लिखी थीं। महामहिम, जो कुछ लिखा है, उस पर यकीन नहीं कर सकते। कुछ आविष्कार ऐसे हैं जिन्हें काली कला कहा जाता है। लेकिन जिस पुस्तक में मैंने ये पढ़ा है, सम्राट ने कहा, वो मुझे जापान के महामहिम सम्राट द्वारा भेजी गई है, इसलिए ये झूठ नहीं हो सकता, और मैं नाइटिंगेल को सुनूंगा। उसे आज शाम को यहाँ आना ही होगा। उसे आने की मेरी कृपापूर्ण अनुमति है, और यदि वह नहीं आती है, तो रात के खाने के बाद पूरे दरबार को पैरों तले रौंद दिया जाएगा। तसिंग पे, प्रथम लॉर्ड ने कहा, और वह सीढ़ियों से ऊपर नीचे, हॉल और गलियारों से होते हुए भागा, और आधा दरबारी उसके साथ भागा, क्योंकि वे पैरों तले कुचले नहीं जाना चाहते थे। हर कोई उस अद्भुत नाइटिंगेल के बारे में पूछ रहा था जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती थी, सिवाय दरबार में बैठे लोगों के। आखिर में उन्हें रसोई में एक गरीब छोटी लड़की मिली, जिसने कहा, ओह, मैं बुलबुल को अच्छी तरह से जानती हूँ। वह कितना अच्छा गाती है। मुझे दरबार के खाने के बचे हुए टुकड़े अपनी बीमार माँ के पास ले जाने की अनुमति है,
और जब मैं रात को थकी मांदी घर जा रही होती हूँ और जंगल में थोड़ा आराम कर रही होती हूँ, तो मुझे बुलबुल का गाना सुनाई देता है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ मुझे चूम रही हो। छोटी रसोई वाली। प्रथम लाड ने कहा, मैं तुम्हें रसोई में जगह दूंगा, और यदि तुम हमें नाइटिंगेल के पास ले जा सको तो तुम्हें रात्रिभोज के समय सम्राट से मिलने की अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि उसे आज शाम दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया गया है। और इसलिए वे सभी उस जंगल में चले गए जहां कोकिला गाती थी, और दरबार का आधा हिस्सा भी वहां चला गया। जब वे रास्ते में थे तो उन्होंने एक गाय की आवाज सुनी। ओह! दरबारियों ने कहा, अब हमने उसे पा लिया है। इतने छोटे जानवर में कितनी अद्भुत शक्ति है। मुझे यकीन है कि हमने उसे पहले भी सुना होगा। नहीं, ये गाय की रंभाहट है। छोटी रसोई वाली बोली, अभी हम बहुत दूर हैं। फिर दलदल में मेढक टर्राने लगे। शानदार, चीनी पादरी ने कहा, अब हम उसे सुन सकते हैं। यह एक छोटी चच की घंटी की तरह लग रही है। नहीं, नहीं, वे मेढक हैं। छोटी रसोई वाली बोली, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम जल्द ही उसकी आवाज सुनेंगे। फिर कोकिला ने गाना शुरू किया। वह वहाँ है। छोटी लड़की चिल्लाई, सुनो, वह वहाँ बैठी है। और उसने शाखाओं पर बैठे एक छोटे से गहरे भूरे रंग के पक्षी की ओर इशारा किया। क्या ये संभव है? प्रथम लॉर्ड ने कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। वह कितनी साधारण दिखती है। उसने निश्चित रूप से अपने पंख खो दिए होंगे क्योंकि वह अपने चारों ओर इतने प्रतिष्ठित लोगों को देखती है। छोटी बुलबुल, छोटी रसोई वाली ने पुकारा, हमारे दयालु सम्राट चाहते हैं कि तुम उनके सामने गाओ। बहुत खुशी के साथ, बुलबुल ने कहा, और उसने इतना शानदार गाया कि सुनने में आनंद आया। ये कांच की घंटियों की तरह लगता है। फर्स्ट लॉर्ड ने कहा, और देखो उसका छोटा गला कैसे काम करता है। यह आश्चर्यजनक है कि हमने उसे पहले कभी नहीं सुना। वह दरबार में बहुत सफल होगी। क्या मैं सम्राट के लिए एक बार फिर गाऊं? बुलबुल ने पूछा, ये सोचकर कि सम्राट वहां मौजूद हैं। मेरी आदरणीय छोटी बुलबुल, प्रथम लाड ने कहा, मुझे आज शाम तुम्हें दरबार में आमंत्रित करते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जहां महामहिम तुम्हारे मनमोहक गीत से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये हरे जंगल में सबसे अच्छा लगता है, बुलबुल ने कहा, लेकिन फिर भी जब उसने सुना कि सम्राट की यही इच्छा है तो वह खुशी से आई। महल में सब कुछ शानदार तरीके से तैयार किया गया था। चीनी मिट्टी की दीवारें और फर्श हजारों सोने के दियों की रोशनी में चमक रहे थे। गलियारों में सबसे खूबसूरत फूल रखे गए थे जो अच्छी तरह से झंझना रहे थे। इतनी जल्दी और हवा चल रही थी कि सभी घंटियां इतनी जोर से बज रही थीं कि कोई खुद को बोलते हुए नहीं सुन सकता था। बड़े हॉल के बीच में जहां सम्राट बैठा था, एक सुनहरा बसेरा था जिस पर बुलबुल बैठी थी। पूरा दरबार वहां था और छोटी रसोई की नौकरानी को दरवाजे के पीछे खड़े होने की अनुमति थी। अब वह दरबार की रसोइया थी। हर कोई अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए था और हर कोई उस छोटे भूरे पक्षी की ओर देख रहा था जिसे सम्राट ने सिर हिलाकर अभिवादन किया था। कोकिला ने इतना शानदार गाया कि सम्राट की आंखों में आंसू आ गए और उसके गालों पर बहने लगे। फिर कोकिला ने और भी सुंदर ढंग से गाया, ये सीधे सभी के दिलों में उतर गया। सम्राट इतना खुश हुआ कि उसने कहा कि उसे अपनी सोने की जूती अपने गले में पहननी चाहिए। लेकिन कोकिला ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि उसे पहले ही काफी इनाम मिल चुका है। मैंने सम्राट की आंखों में आंसू देखे हैं, यह एक बड़ा इनाम है। एक सम्राट के आंसुओं में बहुत शक्ति होती है। फिर उसने अपनी शानदार मधुर आवाज में फिर से गाया, ये सबसे आकर्षक कोक्वेट्री है जो मैंने कभी देखी है। सभी महिलाओं ने कहा, और वे सभी अपने मुंह में पानी रखने लगी ताकि जब भी कोई उनसे बात करे तो वे गड़गड़ाहट कर सकें। तब उन्होंने खुद को बुलबुल समझा। हाँ, नौकरों और नौकरानियों ने घोषणा की कि वे प्रसन्न थे, जिसका बहुत मतलब है, क्योंकि वे सभी लोगों में से सबसे मुश्किल लोगों को संतुष्ट करना है। संक्षेप में, बुलबुल एक वास्तविक सफलता थी। अब उसे दरबार में ही रहना था। उसके पास अपना पिंजरा था तथा दिन में 2 बार और रात में 1 बार बाहर घूमने की अनुमति थी। उसे 12 नौकर दिए गए थे
जिनमें से हर एक के हाथ में एक रेशमी डोरी थी जिसे उसके पैरों में बांधा गया था। इस तरह से उड़ने में कोई खुशी नहीं थी। पूरा शहर उस अद्भुत पक्षी के बारे में चर्चा कर रहा था, और जब दो लोग एक दूसरे से मिलते तो उनमें से एक कहता नाइटिंगेल और दूसरा कहता गेल, और फिर वे दोनों आह भरते और एक दूसरे को समझ जाते। हाँ, और उसके नाम पर 11 पंसारी के बच्चों को बुलाया गया, लेकिन उनमें से कोई भी एक सुर भी नहीं गा सका। एक दिन सम्राट को एक बड़ा पार्सल मिला जिस पर लिखा था द नाइटिंगेल। सम्राट ने कहा, ये हमारे प्रसिद्ध पक्षी के बारे में एक और नई किताब है। लेकिन ये कोई किताब नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा मशीनी खिलौना था जो एक डिब्बे में रखा हुआ था, एक कृत्रिम बुलबुल जो असली बुलबुल की तरह ही थी, बस ये हीरे, माणिक और नीलम से जड़ी हुई थी। जब इसे लपेटा जाता था तो यह असली पक्षी की तरह ही गाना गा सकता था और अपनी पूंछ को ऊपर नीचे हिलाता था और चांदी और सोने से चमकता था। इसके गले में एक छोटा सा कॉलर था जिस पर लिखा था, जापान के सम्राट की बुलबुल चीन के सम्राट की बुलबुल के सामने कुछ भी नहीं है। ये तो अद्भुत है, सबने कहा, और जिस व्यक्ति ने घड़ीसाज पक्षी लाया था उसे उसी समय शाही प्रथम बुलबुल लाने वाले की उपाधि मिली। अब उन्हें एक साथ गाना होगा, हम क्या युगल गीत गाएंगे। और इसलिए उन्होंने एक साथ गाना गाया, लेकिन उनकी आवाजें आपस में नहीं मिली, क्योंकि असली बुलबुल ने अपने तरीके से गाया और घड़ीसाज पक्षी ने वाल्स गाया। यह इसका दोष नहीं है, बैंडमास्टर ने कहा, ये बहुत अच्छा समय रखता है और मेरी शैली के बिल्कुल अनुरूप है। फिर कृत्रिम पक्षी को अकेले ही गाना पड़ा। वह असली पक्षी जितना ही आनंद देता था, और फिर वह देखने में बहुत सुंदर था। वह कंगन और हार की तरह चमकता था। बिना थके उसने एक ही गीत को 30 बार गाया। लोग इसे फिर से सुनना चाहते थे, लेकिन सम्राट ने सोचा कि जीवित बुलबुल को अब गाना चाहिए, लेकिन वह कहाँ थी। किसी ने यह नहीं देखा कि वो खुली खिड़की से बाहर उड़कर अपने हरे भरे जंगल में चली गई थी। सम्राट ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए, और पूरे दरबार ने उसे डांटा और कहा कि बुलबुल बहुत कृतघ्न है, लेकिन हमारे पास अभी भी सबसे अच्छा पक्षी है। उन्होंने कहा, और कृत्रिम पक्षी को फिर से गाना पड़ा, और यह 34वीं बार था जब उन्होंने एक ही टुकड़ा सुना था। लेकिन वे अभी भी इसे दिल से नहीं जानते थे, ये बहुत कठिन था। और बैंडमास्टर ने पक्षी की बहुत प्रशंसा की। हाँ, उसने उन्हें आश्वस्त किया कि यह एक असली बुलबुल से बेहतर है, न केवल अपने सुंदर पंख और हीरे के कारण, बल्कि अंदर से भी। क्योंकि देखिए, मेरे लॉर्ड्स और लेडीज और आपके शाही महामहिम, असली बुलबुल के साथ कोई कभी नहीं बता सकता कि क्या निकलेगा, लेकिन कृत्रिम पक्षी के बारे में सब कुछ पता है। आप इसे समझा सकते हैं, आप इसे खोल सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि वाल्स कहाँ हैं, वे कैसे चलते हैं, और कैसे एक दूसरे का अनुसरण करता है। हम भी यही सोचते हैं, सभी ने कहा, और बैंडमास्टर को अगले रविवार को लोगों को पक्षी दिखाने की अनुमति मिल गई। उन्हें इसे गाते हुए सुनना चाहिए, सम्राट ने आदेश दिया, और उन्होंने इसे सुना, और वे इतने प्रसन्न हुए मानो वे चीनी शैली के अनुसार चाय के नशे में हों, और उन्होंने कहा, ओह, और अपनी तर्जनी को ऊपर उठाया और समय पर सिर हिलाया। लेकिन बेचारे मछुआरे जिन्होंने असली बुलबुल सुनी थी, बोले, ये बहुत अच्छा गाती है, धुनें निकलती हैं, लेकिन कुछ कमी है, मुझे नहीं पता क्या। असली बुलबुल को राज्य से निर्वासित कर दिया गया। कृत्रिम पक्षी को सम्राट के बिस्तर के पास रेशमी गेंदों पर लिटाया गया। उसे मिले सभी उपहार, सोना और कीमती पत्थर, उसके चारों ओर रखे गए, और उसे शाही रात्रि गायक की उपाधि दी गई, बाईं ओर से पहला। क्योंकि सम्राट उस तरफ को अधिक प्रतिष्ठित मानता था, जिस तरफ दिल होता है, सम्राट का दिल भी बाईं ओर होता है। और बैंडमास्टर ने कृत्रिम पक्षी के बारे में 25 खंडों की एक रचना लिखी। यह इतनी विद्वत्तापूर्ण, लंबी और सबसे कठिन चीनी शब्दों से भरी हुई थी कि सभी ने कहा कि उन्होंने इसे पढ़ा है और इसे समझा है, क्योंकि एक बार वे किसी पुस्तक के बारे में बहुत मूर्ख थे और परिणामस्वरूप पैरों तले कुचले गए थे। इस तरह एक पूरा साल बीत गया। सम्राट, दरबार और सभी चीनी लोग कृत्रिम पक्षी के गीत के हर स्वर को कंठस्थ जानते थे। लेकिन उन्हें ये और भी अच्छा लगा, वे इसके साथ गा भी सकते थे, और उन्होंने गाया भी। गली के लड़के,
ट्रा ला ला गाते थे और सम्राट भी कभी कभी गाते थे। ये वाकई आनंददायक था। लेकिन एक शाम, जब कृत्रिम पक्षी अपना सर्वश्रेष्ठ गा रहा था और सम्राट बिस्तर पर लेटे हुए उसे सुन रहे थे, पक्षी में कुछ टूट गया। कुछ टूट गया। सभी पहिए बंद हो गए और फिर संगीत बंद हो गया। सम्राट उठ खड़ा हुआ और अपने चिकित्सक को बुलाया, लेकिन वह क्या कर सकता था। फिर घड़ी साज आया और बहुत सारी बातचीत और जांच के बाद उसने पक्षी को कुछ हद तक ठीक किया, लेकिन उसने कहा कि इसका बहुत कम उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि काम लगभग खराब हो गया था और नए लगाना असंभव था। यह एक आपदा थी। साल में केवल एक बार कृत्रिम पक्षी को गाने की अनुमति थी और वह भी उसके लिए लगभग बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर बैंडमास्टर ने कठोर शब्दों से भरा एक छोटा सा भाषण दिया जिसमें कहा गया कि यह पहले की तरह ही अच्छा है। और इसलिए निश्चित रूप से ये पहले की तरह ही अच्छा था। इस तरह 5 साल बीत गए और फिर राष्ट्र पर एक बड़ा दुख आया। चीनी अपने सम्राट को सब कुछ मानते हैं और अब वो बीमार थे और ऐसा कहा जाता था कि उनके बचने की संभावना नहीं है। नया सम्राट चुना जा चुका था और लोग बाहर सड़क पर खड़े होकर प्रथम लाद से पूछ रहे थे कि पुराने सम्राट कैसे हैं। उसने कहा और अपना सिर हिलाया। सम्राट अपने शानदार बड़े बिस्तर पर ठंड और पीला पड़ा था। पूरे दरबार ने उसे मरा हुआ मान लिया था और एक के बाद एक लोग उसे छोड़कर नए सम्राट को श्रद्धांजलि देने चले गए। हॉल और गलियारों में हर जगह कपड़े बिछा दिए गए थे ताकि कोई पदचाप न सुनाई दे और सब कुछ शांत था, बहुत बहुत शांत। और कोई भी चीज सन्नाटे को तोड़ने नहीं आई। सम्राट को इस मौत जैसी शांति की नीरसता से छुटकारा पाने के लिए कुछ करने की चाहत थी। काश कोई उससे बात करे, काश कोई उसके लिए गाए। संगीत उसके विचारों को दूर ले जाए और उस पर पड़े जादू को तोड़ दे। खुली खिड़की से चांद अंदर आ रहा था, लेकिन वह भी खामोश था, बिल्कुल खामोश। संगीत, संगीत, सम्राट चिल्लाया। तुम छोटे चमकीले सुनहरे पक्षी, गाओ, गाओ। मैंने तुम्हें सोना और जवाहरात दिए हैं, मैंने अपने हाथों से अपनी सोने की चप्पल तुम्हारे गले में लटका दी है, गाओ, गाओ। लेकिन पक्षी चुप था, उसे घुमाने वाला कोई नहीं था और इसलिए वह गा नहीं सका। और सब कुछ शांत था, बहुत ही शांत। अचानक खिड़की से एक शानदार गीत की ध्वनि आई। ये नन्ही सी बुलबुल थी जो बाहर एक टहनी पर बैठी हुई अपने सम्राट की जरूरत सुन रही थी और उसे सांत्वना और उम्मीद का गीत सुनाने आई थी। और जब वह गा रही थी तो सम्राट के कमजोर अंगों में रक्त का प्रवाह तेजी से बढ़ने लगा और जीवन वापस आने लगा। धन्यवाद, धन्यवाद, सम्राट ने कहा। तुम दिव्य छोटी चिड़िया हो। मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने तुम्हें अपने राज्य से भगा दिया और तुमने मुझे फिर से जीवन दिया है। मैं तुम्हें कैसे पुरस्कृत कर सकता हूँ? तुमने वह पहले ही कर दिया है। बुलबुल ने कहा, मैंने पहली बार गाते समय तुम्हारी आंखों में आंसू ला दिए थे। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। वे रत्न हैं जो गायक के दिल को खुश करते हैं। लेकिन अब सो जाओ और फिर से ताकतवर बनो, मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगी। और सम्राट गाते गाते गहरी, शांत नींद में सो गया। जब वह जागा तो खिड़की से सूरज की रोशनी चमक रही थी। वह पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त था। उसका कोई भी नौकर अभी तक वापस नहीं आया था क्योंकि उन्हें लगा कि वह मर चुका है। लेकिन बुलबुल बैठी हुई थी और उसके लिए गाना गा रही थी। सम्राट ने कहा, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। तुम जब चाहो तब गा सकते हो और मैं कृत्रिम पक्षी को 1000 टुकड़ों में तोड़ दूंगा। ऐसा मत करो, बुलबुल ने कहा। जब तक वह कर सकता था उसने अपना काम किया। उसे वैसे ही रखो जैसे तुमने किया है। मैं महल में अपना घोंसला नहीं बना सकती और यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन मुझे जब भी मन करे आने दो। मैं शाम को खिड़की के बाहर शाखा पर बैठूंगी और मैं तुम्हें कुछ ऐसा गाऊंगी जिससे तुम खुश और आभारी महसूस करोगे। मैं खुशी और दुख के बारे में गाऊंगी, मैं बुराई और भलाई के बारे में गाऊंगी जो तुमसे छिपी हुई है। छोटा सा गाना बजाना वाला पक्षी चारों ओर उड़ता है, गरीब मछुआरे की झोपड़ी में, किसान की झोपड़ी में, उन सभी के पास जो तुमसे और तुम्हारे दरबार से बहुत दूर हैं। मुझे तुम्हारा दिल तुम्हारे मुकुट से ज्यादा पसंद है,
हालांकि उसमें किसी पवित्र चीज की चमक है। अब मैं तुम्हारे लिए फिर से गाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा। कुछ भी, सम्राट ने कहा, अपने शाही वस्त्र में खड़े होकर, जिसे उन्होंने स्वयं पहना था, और अपनी तलवार को सोने से जड़ा हुआ बांध लिया। मैं तुमसे एक बात मांगती हूँ। किसी को मत बताना कि तुम्हारे पास एक छोटी चिड़िया है जो तुम्हें सब कुछ बता देती है। ऐसा न करना ही बेहतर होगा। फिर बुलबुल उड़ गई। नौकर अपने मृत सम्राट को देखने के लिए अंदर आए। सम्राट ने कहा, सुप्रभात।